हेलो फ्रेंड्स, 2006 से लेकर 2010 तक इंडियन मोबाइल इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशनरी डिमांड बढ़ता है। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम भी पैदा होता है। उस प्रॉब्लम को नोटिस किया था मिस्टर विजय शेखर शर्मा ने, ओनर ऑफ पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस। उन्होंने देखा कि लोगों को मोबाइल रिचार्ज करने के लिए या तो रिचार्ज पॉइंट के सामने लाइन में लगना पड़ता था, नहीं तो स्क्रैच कार्ड खरीद के रिचार्ज करना पड़ता था। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उन्होंने 2010 में पेटीएम ऐप लॉन्च करते हैं। शुरू में पेटीएम ऐप से प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज साथ ही साथ डीटीएच रिचार्ज किया जा सकता था, लेकिन बाद में इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, मेट्रो कार्ड रिचार्ज और मूवी टिकट बुकिंग भी ऐड कर दिया गया था। धीरे धीरे मार्केट में पेटीएम की डिमांड बढ़ने लगते हैं। 2014 में पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया गया था। इसका पॉपुलैरिटी इतना बढ़ चुका था, उबर और इंडियन रेलवे ने भी पेटीएम को एक पेमेंट ऑप्शन के हिसाब से ऐड कर लिया था। 2014 में पेटीएम के यूजर्स थे लगभग 1 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के 2015 में 10 करोड़ पार पहुंच चुके थे। ये उस समय की बात थे जिस समय इंडिया में फिनटेक कंपनी की मार्केट जस्ट शुरू ही हुआ था। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की नजर पेटीएम के ऊपर था। चाइनीज कंपनी अलीबाबा से लेकर टाटा ग्रुप ने भी पेटीएम पर इन्वेस्ट करने लगे। पेटीएम बस फलने फूलने ही लगा था। 8 नवंबर 2016, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 and 1000 रुपीज। उस वक्त शायद भारत की सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन होंगे मिस्टर विजय शेखर शर्मा। 2014 में जिस एम्बिशन के साथ पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया गया था, उस एम्बिशन को नोटबंदी के जरिए पंख मिल चुका था। 2017 तक यूजर्स 27 करोड़ हो चुके थे और कंपनी की वैल्यूएशन $8 बिलियन पहुंच चुके थे। नोटबंदी से वो इतने खुश थे, उन्होंने पहला आईपीओ जिस दिन इशू किया था वो दिन भी 8 नवंबर थे, 8 नवंबर 2021। फ्रेश और ऑफर फॉर सेल मिला के टोटल 18,300 करोड़ रेज किया गया था और शेयर के प्राइस थे 2080 रुपीज से लेकर 2150 रुपीज तक। इंडिया कॉर्पोरेट हिस्ट्री में कोई भी आईपीओ इतनी महंगी और इतने अमाउंट का कभी नहीं था। दिस इज द लार्जेस्ट वन। मिस्टर विजय शेखर शर्मा बिकेम द पायोनियर एंड फ्यूचर ऑफ इंडियाज फिनटेक कंपनी। बट 31 जनवरी 2024 को आरबीआई की तरफ से एक नोटिस आता है पेटीएम को। उसमें जो लिखा हुआ था उसे आप लगभग ये मान सकते हो कि दिस इज नॉट इन नोटिस, इट्स लाइक डेथ सेंटेंस टू पेटीएम। शेयर प्राइस 80% लुढ़क कर 471 तक पहुंच गए थे। आखिर उस नोटिस में ऐसा क्या था? आरबीआई ने आखिर इतने हार्श एक्शन क्यों लिए थे? क्या पेटीएम वॉलेट कंटिन्यू रहेगा? क्या पेटीएम एक इतिहास बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या आप पेटीएम को आगे यूज कर पाओगे या नहीं पाओगे? हर चीजें डिटेल्स में जानेंगे आगे। Paytm is in deep trouble. Last week, India's central bank issued an order against it. It's called the RBI, the Reserve Bank of India, and its order came like a death sentence. But the big story this evening, the Reserve Bank of India has imposed major restrictions on Paytm Payments Bank, citing, and I quote, persistent non-compliance and continued material supervisory concerns. RBI imposed certain restrictions on Paytm Payments Bank of India, which will bar the platform from onboarding new customer and limit existing customers from sending or receiving money from their savings accounts. 31 जनवरी 2024 को आरबीआई की तरफ से जो नोटिस दिया गया था पेटीएम को, क्या ये पहला नोटिस या स्ट्राइक था? नो। नोटिस या स्ट्राइक की जो सिलसिला है वो पेटीएम बैंक स्टार्ट होने के 1 साल के बाद ही शुरू हो गया था। ये नोटिस या स्ट्राइक्स क्यों दिया गया था, एक एक करके समझते हैं। 2014 में पेटीएम वॉलेट और 2015 में पेटीएम पेमेंट बैंक के लाइसेंस मिलते हैं। 2017 से पेटीएम पेमेंट बैंक की ऑपरेशन स्टार्ट होता है। आरबीआई की तरफ से पहला स्ट्राइक या नोटिस मिलता है पेटीएम को 2018 में, और ये स्ट्राइक के जरिए पेटीएम को पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पेमेंट बैंक में न्यू कस्टमर ऐड करने पर रोक लगा दिया जाता है। इस बैन का सबसे पहला रीजन है पेटीएम वॉलेट और पेटीएम बैंक के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। एक यूजर को पता ही नहीं चलता कौन सा पेटीएम वॉलेट है और कौन सा पेटीएम बैंक है। तो आरबीआई ने कहा किसी को पेटीएम बैंक पे लॉगिन करना है तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि पेटीएम बैंक में लॉगिन करना है तो सबसे पहले पेटीएम ऐप में लॉगिन करना पड़ता था। तो आरबीआई ने कहा पहले पेटीएम वॉलेट और पेटीएम बैंक को डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि पेटीएम वॉलेट के लिए अलग लाइसेंस लिया गया था, पेटीएम बैंक के लिए अलग लाइसेंस दिया गया था, और ये बैंकिंग लाइसेंस की वायलेशन है। दूसरा रीजन था केवाईसी फॉर्मेलिटीज में फ्रॉड करना। पेटीएम वॉलेट ओपन करने के लिए जो केवाईसी फॉर्म में यूजर का साइन लिया जाता था, उसमें एक डिफॉल्ट कंडीशन भी था, जिसके बारे में ना यूजर को पता था, ना यूजर को बताया गया था, ना यूजर से कंसेंट लिया गया था। उस डिफॉल्ट कंडीशन में ये लिखा गया था कि पेटीएम वॉलेट के साथ साथ पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट भी खोला जा रहा है, जो बैंकिंग लाइसेंस एग्रीमेंट के बिल्कुल खिलाफ है। पेटीएम ने कुछ एजेंट्स को हायर किया था पेटीएम अकाउंट खुलवाने के लिए। हर अकाउंट के बदले में पेटीएम एजेंट्स को 50 रुपए
पेमेंट करते थे, लेकिन बाद में एजेंट्स ने भी सब एजेंट्स हायर करने लगे विदाउट परमिशन ऑफ पेटीएम, जो बिल्कुल इलीगल था। एजेंट्स सब एजेंट्स को 30 रुपए देते थे हर अकाउंट के बदले में और खुद 20 रुपए कमाते थे। मतलब फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम में MLM कंपनी चल रहा था। 2019 में पेटीएम के ऊपर जो बैन था वो हटा लिया जाता है, लेकिन 2021 में फिर RBI ने 1 करोड़ का पेनाल्टी इम्पोज करते हैं पेटीएम के ऊपर। इसका 2 रीजन था। पहला रीजन ये था, पेटीएम तब भी कस्टमर के कंसेंट के बिना अकाउंट धड़ल्ले से खुल रहे थे, और दूसरा RBI को भी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे। 2022 में RBI ने फिर पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पेमेंट बैंक में न्यू कस्टमर ऐड करने पर बैन लगा देते हैं। इसका मेन रीजन था IT सिस्टम में गड़बड़ी, साइबर सिक्योरिटी इश्यू और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में जो KYC कंप्लायंस होना चाहिए था वो फुलफिल नहीं किया गया था। RBI कहते हैं पेटीएम को एक एक्सटर्नल ऑडिट कराने के लिए, और अक्टूबर 2022 पेटीएम ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने से 1 महीने पहले सितंबर 2022 में ईडी ने बेंगलुरु स्थित पेटीएम ऑफिस में रेड किया था। उन लोगों को लगा था कि शायद पेटीएम कुछ इलीगल चाइनीज लैंडिंग ऐप के साथ जुड़ा हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट से RBI को यह पता चला कि सीवियर लैप्स इन KYC डाटा, रियल बेनिफिशियरी कौन है उसका कोई अता पता नहीं है, और जो वीडियो के जरिए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन किया जाता था वो इंडिया के बाहर IP एड्रेस को प्रिवेंट नहीं कर पाता था। एक पैन नंबर 10-10 हजार अकाउंट से मैप किया गया था। RBI उसको सुधारने के लिए कहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। अक्टूबर 2023 RBI इम्पोज पेनल्टी रुपीज 5.4 करोड़ ऑन पेटीएम। रीजन वही था, नॉन कंप्लायंस ऑफ KYC विच लीड्स टू मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब इतने रेगुलेटेड सेक्टर में होने के बाद भी इतनी ढीठ कंपनी, इतनी लाला की तरह चलाने वाला कंपनी आज तक मैंने नहीं देखा। मिस्टर विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट बैंक के 51% शेयर ओन करते हैं और बाकी 49% उनकी पेरेंटल कंपनी 197 कम्युनिकेशन ओन करते हैं। बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से कोई भी बैंकिंग डेटा किसी नॉन फाइनेंशियल कंपनी के साथ शेयर नहीं कर सकते, बट यहाँ डेटा की तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ सर्वर तक शेयर किया गया है। मतलब पूरा खिचड़ी बना के रखा गया था फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनी को। अपार्ट फ्रॉम RBI, NHAI ने भी पेटीएम का जो फास्टैग है उसके ऊपर बैन लगा दिया था। NHAI ने जो ऑडिट किया था उसमें पता चला कि पेटीएम कुछ रूल रेगुलेशन जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था वो वायलेट कर रहे थे। 31 जनवरी 2024 को जो नोटिस RBI ने पेटीएम को दिया था उसमें क्या लिखा हुआ था? वो नोटिस दिया गया था अंडर सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था कि ऑडिट रिपोर्ट जांच करने के बाद ये पता चला कि परसिस्टेंस, नॉन कंप्लायंस एंड कंटिन्यूड मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न इन द बैंक, इसके वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर बैन लगा दिया जाता है। क्या क्या बैन लगाया एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, 29 फरवरी के बाद पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट बैंक, फास्टैग, NCSC कार्ड में कोई भी टॉप अप या क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। बट 29 तारीख से पहले जो भी डिपॉजिट था वॉलेट में या पेमेंट बैंक में उसके ऊपर कैशबैक और इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा। नंबर 2, वॉलेट, फास्टैग और अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको यूज करने की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर 3, 29 फरवरी के बाद कोई भी फंड ट्रांसफर या UPI ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। नंबर 4, 29 तारीख तक 197 कम्युनिकेशन की जो नोडल अकाउंट है उसको बंद कर दिया जाएगा। नंबर 5, 29 तारीख से पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था नोडल अकाउंट में उसको सेटलमेंट करने की लास्ट डेट है 15 मार्च 2024। उसके बाद कोई भी सेटलमेंट नहीं होगा। RBI की बैन की वजह से मर्चेंट अकाउंट में क्या दिक्कत आ सकते हैं? पेटीएम में लगभग 35 मिलियन मर्चेंट अकाउंट है, मतलब 3.5 करोड़। जब आप किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हो, आपके अकाउंट से पेमेंट या आपके वॉलेट से पेमेंट डायरेक्ट मर्चेंट के अकाउंट पे नहीं पहुंचते। पहले आपकी वॉलेट या अकाउंट से पेटीएम के अकाउंट पे अमाउंट पहुंचते हैं और 24 घंटे के बाद पेटीएम के अकाउंट से मर्चेंट के अकाउंट में पहुंचते हैं। जैसे आप गूगल पे से किसी को पेमेंट करना है, ऐसे गूगल पे का UPI ID है OK HDFC बैंक, तो आपके अकाउंट से वो पेमेंट सबसे पहले HDFC के अकाउंट में पहुंचता है और HDFC के अकाउंट से 24 घंटे के बाद मर्चेंट के अकाउंट में पहुंचता है। जो ये बीच वाला जो अकाउंट है इसको नोडल अकाउंट कहा जाता है। पेटीएम के मामले में उनका नोडल अकाउंट अपना ही है, पेटीएम पेमेंट बैंक में ही है, और RBI के बैन के हिसाब से 29 फरवरी के बाद ये नोडल अकाउंट भी बंद कर दिया जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी पेमेंट करना चाहेंगे पेटीएम के थ्रू वो नोडल अकाउंट से मर्चेंट अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पेटीएम को सबसे पहले अपना नोडल अकाउंट किसी थर्ड पार्टी बैंक में ट्रांसफर करना होगा, लाइक HDFC, ICICI, येस बैंक। बट नोडल अकाउंट ट्रांसफर करने के बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। QR code of every merchants need to be changed. Paytm has about 30 millions of merchant account. Changing of 35 millions QR code before 29 February, I think it's not possible.
इसी बीच मिस्टर विजय शेखर शर्मा एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट को आप बारीकी से पढ़ोगे, समझोगे, आपको पता चलेगा मिस्टर शर्मा जस्ट वांट्स टू ओवरशैडो द प्रॉब्लम ऑफ पेटीएम इन नेम ऑफ नेशनलिज्म। मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि नेशनलिज्म की चोला पहनने से पेटीएम का प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने पहली बार नहीं बार बार नोटिस दिया था, बार बार स्ट्राइक दिया था, तब भी उन्होंने अभी तक कोई भी प्रॉपर स्टेप नहीं लिया। और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके ऊपर वो नजर डाले, प्रॉपर स्टेप ले। एज ए इंडियन मैं भी चाहता हूँ पेटीएम बाउंस बैक करे। धन्यवाद।